हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हुए हैं, जो हम आप सभी लोगों के साथ मिलकर के फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने सीडीपी के आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। ठीक है, यानी कि शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब होता है फ्रेंड जो सर से लेकर के पांव की ओर होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसमें विकास केंद्र से बाह्य की ओर होता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा फ्रेंड। दूसरा है ऑप्शन कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, जो कि यही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा है आपका प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होना यानी कि जो आपका विकास है शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है, तो वो विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, यही आपके शीर्षगामी सिद्धांत सुझाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आनुवंशिक कारक है जो हमारे विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, पहला है आपका सामाजिक नीतियाँ। ठीक है, और दूसरा है आपका शैक्षिक संस्थाएं, तीसरा है आपका जैविक परिपक्वता, और चौथा है आपका सांस्कृतिक प्रथाएं। तो देखिए फ्रेंड जो हमारे आनुवंशिक कारक हैं, ठीक है, जो कि हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, तो वो आपके इसमें से जैविक परिपक्वता हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल। ठीक है, यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला फ्रेंड क्वेश्चन है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो देखिए बहुत ही छोटे बच्चों के लिए हमने समाजीकरण की प्राथमिक संस्था के बारे में जानना है। पहला ऑप्शन है किताबें, जो कि बिल्कुल नहीं है। सिनेमा, ये भी नहीं है। माता पिता का कार्यस्थल, तो ये भी देखिए फ्रेंड्स आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, माता पिता कार्यस्थल सबसे अच्छा जो आपका होगा समाजीकरण की प्राथमिक संस्था, वो आपकी परिवार होती है। ठीक है, क्या क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटे बच्चों के लिए बात की गई है, तो परिवार सबसे अच्छा यहाँ पर होता है समाजीकरण का प्राथमिक संस्था के रूप में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे मूर्त चीज के बारे में पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ठीक है, यानी कि जो देख कर जो उसे समस्या होती है उसके बारे में तार्किक रूप से सोचने में वो सक्षम होता है, तो ये आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक याद कर लीजिए आप लोग मूर्त समस्याओं के लिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स आपके जो जीन पियाजे हैं इनके अनुसार कहा गया है कि जो व्यवहारों और विचारों के संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका असंतुलीकरण, दूसरा है संकल्पना, तीसरा ऑप्शन है संगठन, और चौथा है आपका मिथ्या धारणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, संगठन। ठीक है, यानी कि जो आपका संयोजन है, व्यवस्थीकरण है और पुनः संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके जो सुसंगत प्रणाली में लाना होता है, ठीक है, वो आपका संगठन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे लेवाइगोस्की जी हैं वो हमारे सांस्कृतिक उपकरण यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कौन निभाते हैं। ठीक है, पुरस्कार और दंड तो बिल्कुल नहीं होगा। सांस्कृतिक उपकरण आपका हो सकता है, और समय योग्यता समूह निर्माण बिल्कुल नहीं, अग्रिम आयोजक बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सांस्कृतिक उपकरण हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोग लेवाइगोस्की से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जहां पर आपका सामाजिक सांस्कृतिक आ जाता है वहीं आप क्वेश्चन को टिक कर दीजिए, आपका 100% श्योर फ्रेंड्स करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर पार कर सके, तो क्या कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत है, ठीक है, उसमें वह योजना, ठीक है, जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए जो सवाल है उसका सरलीकरण करती है, ठीक है, उन्हें संकेत देती है और सवाल को हल करने के लिए प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई जो समस्या है समाधान खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, तो वो क्या कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका पाड़, दूसरा है अनुरूपक, तीसरा है परिपक्वता, चौथा है समाजीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में दिया गया है वहां पर वो पाड़ हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो दिया गया है संकेत देती है, ठीक है, और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, यानी कि सहयोग दे रही है, मदद कर रही है, तो यहाँ पर आपका इसके फोल्डिंग हो जाएगा, यानी कि पाड़ प्रदान करना। ओके फ्रेंड्स, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। ठीक है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं वो बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। पहला है ऑप्शन प्रशंसा का संयोगों पर प्रभाव, दूसरा है ऑप्शन शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स नैतिक तर्क का विकास, चौथा है आपका संवेगात्मक विकास का क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं वो बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय पर चर्चा की थी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट होगा वो आपके नैतिक तर्क का विकास होगा, क्योंकि देखिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नैतिक तर्क का सिद्धांत, सॉरी, विकास। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर कोई अध्यापिका है तो अपने विद्यार्थियों को किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। पहला है आपका निष्क्रिय नकल, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, कंठस्थ स्मरण बिल्कुल गलत, ज्ञान निर्माण ये हो सकता है, और उच्च प्रतिस्पर्धा यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कंपटीशन। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल निगेटिव होता है। तो सबसे अच्छा आपका क्या होगा, किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए, तो ज्ञान निर्माण में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के समकालीन प्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर डैश होते हैं। ठीक है, यानी कि खाली स्थान होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, वैध होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं, कि व्यापक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया है कि जो बुद्धि के समकालीन प्रत्यय हैं, ठीक है, उनके अनुसार आपको बताना है कि जो बुद्धि लब्धि परीक्षण होते हैं किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वे अक्सर सांस्कृतिक पूर्वाग्रह होते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा और विचार, ठीक है, भाषा और विचार क्या है। पहला ऑप्शन है आपका कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तीसरा है कि किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते, तो ये विकास को प्रभावित करते हैं। और चौथा है कि एक स्थिर और एक रूप तरीके से अंतःक्रिया करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो भाषा और विचार होते हैं वो कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है, यानी कि जो आपको बताना है कि लगभग कितने वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रायः जेंडर भूमिका, ठीक है, जेंडर भूमिका की जो प्रारंभिक समझ होती है वो आ जाती है। तो वो देखिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन दिया है 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका 4 वर्ष होगा। ठीक है, लगभग देखिए 4 वर्ष की उम्र में उसी के आसपास जो प्राय बच्चे होते हैं उनमें जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा
कच्चा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, यानी कि फ्रेंड्स देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शिक्षा है, ठीक है, उसमें समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो एक अध्यापक है उनको कक्षा में, ठीक है, एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, तो पहला ऑप्शन है विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे, दूसरा है रूढ़िवादों और नामीकरण को बढ़ावा दे, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा, और तीसरा है कि योग्यता के बारे में सत्य धारणा को प्रोत्साहित करे, ऐसा भी नहीं होता है बिल्कुल, और चौथा है कि विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ही निगेटिव होता है, ठीक है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर होगा फ्रेंड्स आपका, वो क्या हो जाएगा, विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे, ठीक है, यानी कि विविधता के प्रति जो ग्रहण होते हैं उनको पोषित करे, जो समावेशन को बढ़ावा देता है, ठीक है, क्योंकि देखिए समावेशी कक्षा में आपको क्या होता है कि विविध छात्र, यानी कि जो विविध भाषाओं वाले छात्र होते हैं, बहुभाषिकता वाले क्लास में होते हैं, ठीक है, या फिर विविधता वाले जो होते हैं उसको पोषित करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कि मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि जो मूल्यांकन यानी कि जो आपका मूल्यांकन है, ठीक है, उसको अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में, ठीक है, ये तो आपका हो सकता है। दूसरा है मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन, नहीं, सत्र के अंत में, गलत, सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन, बिल्कुल गलत होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा कि जो मूल्यांकन है मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मूल्यांकन देखिए एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करना चाहिए, ठीक है, जो मूल्यांकन है वो एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में मददगार है, ठीक है, यानी कि इन चार जो ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऐसा सवाल है जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में मददगार है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है अ प्लस ब का होल स्क्वायर का सूत्र याद करना, यानी कि ए प्लस बी का, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, और तीसरा है कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, और चौथा है कि बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए आलोचनात्मक चिंतन की बात किया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा कि हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी कि आलोचनात्मक चिंतन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि, यानी कि जो पिछड़े वर्ग से बच्चे आते हैं, ठीक है, उनके सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि पहला है उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, उन्हें केवल जहाँ पढ़ा जाए तो आपको पहले ही निगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा है उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, ये तो आपका सही हो सकता है, बट हम लोग आगे तीसरा और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाना, बिल्कुल अनदेखा फ्रेंड्स नहीं किया जाना चाहिए, और चौथा है कि उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि जो पिछड़े वर्ग के बालक आ रहे हैं उनको ट्यूशन लेना अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि वो पढ़ने में कमजोर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो आपका सेकेंड होगा कि उनमें जो है अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर दिया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से हम लोग अपने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गुणज वैकल्य से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र में महसूस करते हैं, ठीक है, चुनौती महसूस करते हैं। यहाँ पर देखिए गुणज वैकल्य यानी कि डिस्कैलकुलिया से जो बच्चे जूझ रहे हैं, ठीक है, उन जूझने वाले जो विद्यार्थी हैं अक्सर किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं। पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा है गायन, तीसरा है दौड़ और चौथा है चित्रण। तो यहाँ पर तो सबसे फ्रेंड जो आपका गुणज वैकल्य है यानी कि जो गणित से बच्चे जूझ रहे हैं, ठीक है, उन्हें गणित में चुनौती महसूस होती है, ठीक है, यानी कि वो डिस्कैलकुलिया से जूझ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो दृष्टिबाधिता से जूझ रहे हैं यानी कि जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों के समावेशन में क्या बाधक बनता है। पहला है ब्रेल किताबें, ये तो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें बाधक तो ये हो नहीं सकता है। स्पर्शनीय मानचित्र जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, और तीसरा है आपका ऑप्शन की लिपिक की मदद लेना, ठीक है, लिपिक की मदद लेना ये भी आपका बिल्कुल, और लिखित परीक्षाएं, देखिए फ्रेंड्स लिखित परीक्षाएं जब बालक देख ही नहीं सकता है तो वो लिखित परीक्षाएं देगा कैसे, ठीक है, यही आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो गलत है वही सही होगा क्योंकि उसने गलत ही पूछा है, यानी कि बाधा, तो यानी कि यहाँ पर आपका देखिए फ्रेंड्स फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपने हम अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वलीनता ग्रहित, ठीक है, विद्यार्थियों में देखा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा गुण है जो प्रायः स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। पहला है पुनरावृत्तीय व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक नम्यता, और तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय संप्रेषण कौशल, और चौथा है फ्रेंड्स की दिनचर्या में बारंबार बदलाव की चाह। तो देखिए फ्रेंड्स, जो स्वलीनता ग्रहित विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें क्या देखा जाता है फ्रेंड्स, तो उनमें पुनरावृत्तीय व्यवहार देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। ठीक है, रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही, यानी कि फ्रेंड्स जो रेशमा है वो 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी थी। ठीक है, और उसने अपनी पहुंच की हर किताब, यानी कि जहां तक वो पहुंच पाई है, ठीक है, वो सारी ही किताब उसने पढ़ ली है। तो रेशमा यानी कि जो रेशमा है वो किस तरह की विशेषता दिखा रही है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका स्वलीनता, दूसरा है प्रतिभाशाली, तीसरा है आपका पठन वैकल्य यानी कि पठन वैफल्य, ठीक है, और चौथा है आपका मानसिक विकलांगता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली। यानी कि वो देखिए प्रतिभाशाली है, तभी उसने 3 वर्ष से ही वो स्वतंत्र रूप से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी और जितनी उसकी पहुंच थी वहां तक की वो किताबें पढ़ ली थी, यानी कि वो प्रतिभाशाली छात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चे सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखते हैं, यानी कि डैश है तो द्वारा सीखते हैं। पहला है खोजी अधिगम, दूसरा ऑप्शन है पुनरावृत्ति और अभ्यास, तीसरा है निष्क्रिय और चौथा है कंठस्थ। तो देखिए कंठस्थ तो आपका निगेटिव होता है, निष्क्रिय भी, और पुनरावृत्ति जो अभ्यास होता है वो भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो बच्चे होते हैं वो सबसे बेहतर खोजी अधिगम द्वारा सीखते हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, खोजी अधिगम। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारे कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं हम ना कथन। ठीक है, कथन हमारा ए है कि विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। हमने आपसे पहले ही बताया, जहां केवल आता है फ्रेंड्स वो निगेटिव होता है। ये आपका 90% यानी कि 99% जो केवल वाले होते हैं ऑप्शन वो आपके गलत होते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए ये जो बिल्कुल गलत होगा कि जो विद्यालय होती है उनमें केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। ठीक है, और तर्क है फ्रेंड्स की स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है। ऐसा बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स कि जो स्मृति होती है वो आपकी रचनात्मक नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो इसका आंसर है वो दोनों ही गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों ही गलत है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स सही होगा, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन दिया है कि ए और आर दोनों गलत है, तो बिल्कुल यही करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। यानी कि फ्रेंड, जो आप मान लीजिए एक कोई अध्यापिका है, ठीक है, तो उनको किस प्रकार का यानी कि अधिगम जो है वो क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, यानी कि कैसे अधिगम जो है वो बनाने और संपादित करने चाहिए। तो पहला है जिनकी प्रकृति अति अमूर्त हो, दूसरा है जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, तीसरा है जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशीय हो, और चौथा ऑप्शन है कि जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो एक अध्यापिका है उसको कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, तो यहाँ पर फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाता है कि जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। ठीक है, ऐसे ही क्रियाकलाप और संपादित करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा अधिगम प्रक्रिया में जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। दूसरा है विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विकल्पों को न्यून कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। और चौथा है कि कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, डैश कहलाती है। यानी कि जो एक सामान्य युक्ति है जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकती है, ठीक है, या फिर मदद हो सकती है, तो वो क्या कहलाती है। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला ऑप्शन है इसमें स्मृति सहायक तकनीक, दूसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, और तीसरा है आपका अनुक्रिया
समुच्चय, चौथा ऑप्शन है अनुमानी सोच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सामान्य युक्ति जो दी गई है कि समस्या समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है फ्रेंड्स, तो इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका अनुमानी सोच होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, ठीक है, जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं, पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपकी वैकल्पिक अवधारणा है ये अधिगम की प्रक्रिया यानी कि सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पूरी तरह अतार्किक और अविवेकी होती है। बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, ये अतार्किक और अविवेकी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा है कि विद्यार्थियों की सहज सिद्धांतों यानी कि ज्ञान को दर्शाती है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है कि अध्यापक द्वारा सिरे से अनदेखी कर देनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका सबसे सही ऑप्शन होगा कि जो विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं होती है वो विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। ठीक है, यानी कि ज्ञान को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम, ठीक है, अधिगम क्या है। तो देखिए अधिगम आपके पहला ऑप्शन है संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। दूसरा ऑप्शन है कि संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल गलत, प्रभावित होता है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, बिल्कुल गलत। चौथा है आपका सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो अधिगम होता है वो संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कथन और तर्क वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना कथन देख लेते हैं कि क्या है। कथन है फ्रेंड्स ए कि एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, जो एक अध्यापक है वो उसके द्वारा जो विद्यार्थी है उनको संप्रत्यय की समझ पाने के लिए जो अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करने चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। और आपका तर्क है फ्रेंड्स कि अधिगम अधिक प्रभावी हो और अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत उन्मुखी हो, बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए जो लक्ष्य उन्मुखी होता है कि छात्र को किधर उन्मुखी करना चाहिए तो उन्हें महारत उन्मुखी, तो यहाँ पर देखिए जो महारत उन्मुखी है फ्रेंड्स ये आपके पॉजिटिव आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये तो देखिए दोनों ही सही है फ्रेंड्स और व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। तो देखिए आपके पहले ही ऑप्शन में दिया है कि ए और आर दोनों सही है और और आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आपका पहला ऑप्शन जो है फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे बाधक पूछा है यानी कि नॉट। ठीक है, जो बाधक होता है नहीं होता यानी कि जो गलत होता है उसे आपको बताना है। ठीक है, पहला है ऑप्शन कि वातावरण से स्वाभाविक या फिर सहज पारस्परिक क्रिया, तो ये तो बिल्कुल सही होता है फ्रेंड। दूसरा स्व अभिप्रेरित अभ्यास, बिल्कुल सही। तीसरा है जानने और खोज करने की चाहे, बिल्कुल सही। और चौथा है कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम, तो ये आपका बिल्कुल गलत होता है फ्रेंड। देखिए जो अधिगम में बाधक बनता है वो आपका यही बनता है कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। ठीक है, तो यही आपका जो बाधक बनता है वही आपका सही होगा क्योंकि इसने पूछा ही बाधक वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कि कौन सा बाधक बनता है अधिगम में, तो कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम यही आपके बाधक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उससे अवगत होना क्या कहलाता है। पहला है स्मृतिकरण और दूसरा है समायोजन, तीसरा है आपका परासंज्ञान और चौथा है आपका विलंबित नकल। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परासंज्ञान। ठीक है, परासंज्ञान वो कहलाता है। ठीक है, यानी कि मेटाकॉग्निशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स आज के देखिए हमने सीटीपी में अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है @learn-with-alpana। ओके फ्रेंड्स, और सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए फटाफट से, क्योंकि जल्दी जल्दी शेयर करिए, आपके पास टाइम नहीं है, केवल एक दिन का और टाइम बचा है, तो फटाफट से जितने हो सके उतने ही क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट अपने यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सीटीपी क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने SST क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।